ये वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। जी हां दोस्तों, आज पीडब्ल्यू ओनली आईएएस को हो रहे हैं पूरे 2 साल। ये 2 साल कामयाबी के, ये 2 साल बेमिसाल। तो सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली बनता है और आप सब भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं हमारे ओनली आईएएस यूपीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़कर आज शाम को 7 बजे, जहां पे हम रिवील करेंगे बहुत सारे सरप्राइजेस और करेंगे ढेर सारी मस्ती। तो आप जुड़िए हमारे साथ आज शाम को 7 बजे ओनली आईएएस यूपीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के इस लेक्चर को, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। बिग हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन विद द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी। सो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी के, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारी ये धरती है, दिस अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर concentric layers. 3 major concentric layers. One we call as crust, second we call as mantle and third we call as core. इन तीनों के बारे में हमें कैसे जानकारी हासिल हुई और अर्थ के इंटीरियर को जानना क्यों जरूरी है, अर्थ के इंटीरियर में केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है और उसके साथ साथ इस अर्थ के इंटीरियर से धरती के ऊपर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इन सबको जानना आज हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ becomes a very very crucial part for the better understanding of geography. So without wasting time, let's begin and understand. So interior of earth को जब हम समझना चाहते हैं तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि yes we know that interior of earth is divided into 3 major concentric layers. But उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि why to know about interior of earth. So मेरा पहला सवाल जो खुद से है वो ये है, why to know about interior of earth. So why to know about interior of earth में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसे हमें अभी एड्रेस करना है। जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछे कि धरती के ऊपर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनका जो सोर्स है वो अर्थ के इंटीरियर में लाया करता है, जैसे बहुत सारे जियोफिजिकल फिनोमिनन सच एज अर्थक्वेक, सच एज वोल्केनिज्म्स, सच एज सुनामीज। ये ऐसे जियोफिजिकल फिनोमिनन है जो भले ही धरती के ऊपर के जो सरफेस हैं, धरती के ऊपर के जो लैंडफॉर्म्स हैं, उन सबको इंपैक्ट कर रहा हो, बट इनका जो रियल फोर्स है वो इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर ही लाई करता है। सो प्राइमरीली जब मैं अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को करना चाहता हूं, अंडरस्टैंडिंग को जानना चाहता हूं, तो उसका सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया कि हमें क्यों इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना है, तो हमें इस चीज के लिए जानना है क्योंकि वी वांट टू नो अबाउट द जियोफिजिकल फिनोमिनन्स सच एज geophysical phenomenon such as earthquake phenomenon such as earthquake। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वोल्केनिज्म और उसके साथ साथ हम बात करते हैं सुनामीज की, ये ऐसे फिनोमिना हैं जो कि धरती के ऊपर के लैंडस्केप को चेंज करते हैं, बट इनका रियल फोर्स जो लाई करता है वो कहां पे है, इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर। और अगर हमने इस इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझ लिया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म और सुनामीज को लेके और बेहतर हो सकती है, इसलिए हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं ओवरऑल मिनरल्स की, जो इतने सारे मिनरल्स आज हम अर्थ के ऊपर देखते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज जो आज हम देखते हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, मैग्नीज है, जिंक है, लेड है, ये न्यूमरस मिनरल्स आर देयर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। और इन सब मिनरल्स का जो सोर्स रहा है वो रहा है मैग्मा। और अगर मुझे इन रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना है, यानी कि रिसोर्स एक्सप्लोरेशन करना है, और वो भी इकोनॉमिकली वायबल तरीके से यानी कि इकोनॉमिकली वायबिलिटी होनी चाहिए, तो मुझे यह पता होना चाहिए कि धरती का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जिससे मुझे यह एहसास होगा कि हां, इस केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर इस अर्थ के द्वारा हमें इन मिनरल्स की प्राप्ति हो सकती है। सेकंड थिंग बहुत जरूरी है। थर्ड, अगर मैं आज बात करता हूं अर्थ के इंटीरियर की,
हमने पिछली क्लासेस में देखा अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। सो अर्थ की जो जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की, हमने पिछली क्लासेस में बस एक चीज लिख ली थी कि हां आउटर कोर किस शेप में है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इसलिए ये धरती जियोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो जो ये जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की, जो ये जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है अर्थ की, ये भी किसकी वजह से है? इंटीरियर ऑफ अर्थ की वजह से है। इसलिए भी हमें अर्थ के इंटीरियर को जानना है। और जब हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करेंगे तब मैं आप सब लोगों को एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। और अगर आप एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप ये जानें कि एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर भी अर्थ के इंटीरियर ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया है। इसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। अगर हम अर्थ के इंटीरियर को आज देखते हैं तो इसके अंदर से जब मैग्मा बहुत पुराने समय में वोल्केनिक एक्टिविटी के रूप में गैसेस, मैग्मा और ये सब बाहर आ रहा था, उससे हमारे प्राइमोर्डियल जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर है उसका निर्माण होता है। और उसके बाद की सारी कहानी हम एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। बस मैं इतना बताना चाहता हूं कि इसकी जो जड़ है, जो इसकी रूट है, जो इसका मेजर ओरिजिन पॉइंट है, एवोल्यूशन की शुरुआत है, वो कहां से होती है? अर्थ के इंटीरियर से होती है। तो 4 मेजर कारण मुझे पता लगे, क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करूं उससे पहले मुझे रैशनैलिटी तो पता होनी चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, तो मुझे क्यों जानना है इंटीरियर ऑफ अर्थ को। ये 4 मेजर कारण मुझे पता लगे। जब हमने पहले की क्लासेस में प्लेनेट का फॉर्मेशन देखा था तब मैंने आप सब लोगों को बताया था कि एक नेबुला का क्लाउड था, गैसियस क्लाउड। उन्हीं गैसियस क्लाउड से धीरे धीरे विद द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन ये सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। बट अगर आप जाने कि जो ये प्लैनेट्स ऑलमोस्ट बने वो सिमिलर टाइप ऑफ नेबुला से ही तो बने हैं। और अगर मान लो मैंने अर्थ के इंटीरियर की जानकारी हासिल कर ली तो क्या मुझे इस प्लेनेट के, इस पूरे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट्स के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाएगी? यस। तो बेसिकली जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बारे में भी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को मैं प्राप्त कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। चलिए, ये तो पता लग गया कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानना क्यों है। बट अगला सवाल जो मेरे मन में आया वो ये था, पहला सवाल तो मुझे समझ में आ गया कि सर व्हाई टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। यस इंडीड, आई गॉट टू नो अबाउट इट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नो अबाउट इट। हाउ टू नो अबाउट इट, हम इसे जाने कैसे? इसके जानने के सोर्सेस क्या क्या हैं? व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ? तो इन सोर्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ को। बट अगर आप हमारी यूपीएससी वाला बुकलेट देखेंगे तो उसमें लार्ज चीजें अर्थक्वेक के बारे में दी हुई हैं और अर्थक्वेक का डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो हम डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर डील करने वाले हैं। So that part I'm not going to teach you here just because of the fact that is entirely in relation to disaster management. और जब आपकी समझ डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बेहतर होगी उन लेक्चर्स के दौरान बेसिक्स के साथ, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम अपना एरिना आज इंटीरियर ऑफ अर्थ को लेकर कंसर्न करने वाले हैं, कन्फाइन करने वाले हैं, और इसमें आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो अब आता है सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। एक व्यक्ति आया और मुझे कहता कि सर जो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ है, वी कैन गेट टू नो अबाउट दिस इंटीरियर ऑफ अर्थ वेरी डायरेक्टली। आई आस्क्ड हिम हाउ। ही सेड सर हम अगर अर्थ के इंटीरियर को ही जानना चाहते हैं, मैं ड्रिलिंग करना स्टार्ट करता हूं, माइनिंग करना स्टार्ट करता हूं और उससे मुझे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लग जाएगा। मेरा पहला सवाल उनसे यह था कि अगर हम अर्थ के इंटीरियर को जानना चाहते हैं तो हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू नो, यह भी हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, वी वांट टू नो अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कॉम्पोजिशन मतलब
कि किन किन केमिकल से ये हमारा अर्थ का इंटीरियर बना हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। सेकेंड चीज हम क्या जानना चाहते हैं, हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है ये किस स्टेट में है, स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है या कंप्लीटली सॉलिड है या कुछ गैसियस स्टेट में सारे मिनरल्स हैं। तो हमें पता लगाना है कि हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर। दो चीजें। तीसरी चीज मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर अर्थ का इंटीरियर लिक्विड में है या सॉलिड में है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो उसके साथ साथ मुझे यह भी जानना जरूरी है कि अर्थ के इंटीरियर के अंदर इनकी लेयर्स कैसी हैं, हाउ दीज स्टेट ऑफ मैटर आर डिवाइडेड, और ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं, इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका अरेंजमेंट क्या है, यह भी मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये तीन चीजें हैं, जो तीन चीजें मेरे सामने हैं और इन्हीं तीन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं ताकि मुझे मेरा पर्पस पता लगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्यों पढ़ रहा हूं। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब यह है, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता देता हूं कि आप लोग अब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर तीन भागों में डिवाइडेड है। ये तीन कॉन्सेंट्रिक लेयर का अरेंजमेंट आपको कैसे पता लगा होगा, वही काम हमारा इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर रहेगा। When it comes to the sources to know about interior of earth, इसे सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सोर्सेज के नाम से जानते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिन्हें हम इनडायरेक्ट सोर्सेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इनडायरेक्ट सोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सोर्सेज एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। जब हम इनडायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर ही चुके हैं तो हमें इनके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सोर्स कहते हैं और कौन से ऐसे सोर्स हैं जिन्हें इनडायरेक्ट सोर्स की संज्ञा दी जाती है। प्राइमरीली अगर मैं बात करता हूं, मैं अगर किसी भी लोकेशन पे ड्रिलिंग और माइनिंग करने की कोशिश करता हूं तो ये मुझे डायरेक्टली अर्थ के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो दिस वुड बी अ डायरेक्ट सोर्स। Second direct source that comes to my mind is volcanic activity और volcanism। I hope आप सब लोगों को कुछ इल्म होगा volcanism क्या होता है। volcanism का मतलब है जो भी हमारी अर्थ के इंटीरियर के अंदर मैग्मा है, when this magma is going to come out, this magma will get solidify। जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, उस सॉलिडिफिकेशन के बाद जो पत्थर बनेंगे, उन पत्थरों को मैं अपने घर लेके आता हूं और उनके अंदर की कॉम्पोजिशन, उनकी एज, उनका केमिकल पर्सपेक्टिव, उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से मिनरल्स का प्रेजेंस है, इन सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकता हूं। तो मेरा जो पहला पर्पस है कॉम्पोजिशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, शायद मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल हो। ठीक है, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, विल टॉक अबाउट इट। अब आते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस के ऊपर। इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्स आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्स में देखा जाता है ग्रेविटेशनल एनॉमली। ग्रेविटेशनल एनॉमली। थर्ड इनडायरेक्ट सोर्स इज टर्म्ड एज मीटियोराइट्स और फोर्थ इनडायरेक्ट सोर्स जिसके साथ ही हमें अर्थ के इंटीरियर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे बोला जाता है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, राइट। सो हमने अर्थ को क्यों जानना है उसके बारे में जाना, अर्थ के बारे में क्या जानना है वो भी पता कर लिया, अर्थ को कैसे जानना है ये सोर्सेज हमारे सामने हैं। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दीज सोर्सेज सो दैट वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इंटीरियर ऑफ अर्थ। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूं तो लेट्स कम विद दी डायरेक्ट सोर्सेज। जब हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो दीज डायरेक्ट सोर्सेज, ये जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इन डायरेक्ट सोर्सेज में दो सोर्सेज आपने देखे। जो पहला सोर्स था दोस्तों वो था माइनिंग एंड ड्रिलिंग।
बिल्कुल सही बात है। जब आप माइनिंग एंड ड्रिलिंग की बात करते हैं तब आपको एक चीज का एहसास हो जाना चाहिए कि ये दो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनसे अगर मैं मान लो किसी एक लोकेशन पे माइन करना स्टार्ट करता हूं, मतलब वहां पे अर्थ के इंटीरियर में जाने की कोशिश करता हूं, तो मुझे धीरे धीरे पता लगता रहेगा कि अर्थ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन से रिसोर्सेज अर्थ के इन रॉक्स के अंदर मौजूद हैं। अर्थ की जो रॉक्स हैं वो सॉलिड स्टेट में तो हैं, बट उनके साथ साथ इनकी एज क्या है, इन सब चीजों की जानकारी मुझे डायरेक्टली अगर मैं माइनिंग या ड्रिलिंग करता हूं तो मिल जाएगी। बट एक बात जरूर याद रखें, ऐसा करने की जब ह्यूमंस ने कोशिश की, तब माइनिंग जब किया गया तब ऐसा पता लगा कि माइनिंग में हम मैक्सिमम डेप्थ जो अचीव कर पाए वो मात्र 4 किलोमीटर ही है। मैक्सिमम डेप्थ जो ह्यूमंस अचीव कर पाए वो 4 किलोमीटर ही है, और ये है गोल्ड माइंस ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जो गोल्ड माइंस हैं, वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर आप स्पेसिफिकली देखें तो जो ये गोल्ड माइंस हैं, इन गोल्ड माइंस की जो मैक्सिमम डेप्थ तक हम पहुंच पाए वो था 4 किलोमीटर। बट सर इसके बाद क्या हुआ? 4 किलोमीटर के जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम उससे ज्यादा माइनिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकें। तो ऐसा देखा गया कि अर्थ के इंटीरियर की बाद में जब अर्थ के जो डेप्थ देखी गई तो वो पता लगा अर्थ का जो सेंटर है वो 6371 किलोमीटर पर है। ये अर्थ की डेप्थ है 6371 किलोमीटर्स, और हम पहुंच पाए हैं कहां तक? मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक। विल इट बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस? नो, इट इज नॉट। इससे हमें कुछ ज्यादा जानकारी हासिल नहीं होती। फिर ऐसा देखा गया कि कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए, जिन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम अर्थ के और इंटीरियर में जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ड्रिलिंग का एक प्रोजेक्ट आता है जो कि कोला पेनिनसुला जो कि आपको दिखाई देगा आर्कटिक ओशन के अंदर, कोला पेनिनसुला के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया। इस प्रोजेक्ट का नाम था डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसका नाम है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और इसको इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जब चलाया गया तब हमने कोशिश की कि हां जी, कि हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में अब जानकारी हासिल हो ही जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पे भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हम सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर की डेप्थ तक ही पहुंच पाए। 12 किलोमीटर की डेप्थ ही हम अचीव कर पाए, और हमें इसके बाद की जानकारी हासिल होती ही नहीं है। यहां पे आके ह्यूमन टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा लिमिटेशन सामने आता है कि जब मैं डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर को जानने की कोशिश करता हूं तो उन डायरेक्ट सोर्सेज में इफ आई एम गोइंग टू डू विद माइनिंग और आई एम गोइंग टू डू विद ड्रिलिंग, आई हैव सम लिमिटेशन दैट आई कैन नॉट गो और आई कैन नॉट माइन और ड्रिल बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ, because as soon as I'm going deep interior to the earth, the temperature and pressure is rising significantly, and we have not done enough scientific advancements and technological development to go beyond than that directly and to know about the interior of earth. This is where the major problem lies. फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अगर ये डायरेक्ट सोर्स हमारे काम नहीं आया तो हम किसी दूसरे डायरेक्ट सोर्स की ओर चलते हैं। वो दूसरा डायरेक्ट सोर्स जो आइडेंटिफाई किया गया वो था वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म से क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मान लो कोई एक वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, आई होप आपको इतना तो अंदाज होगा कि वोल्केनिक एक्टिविटी के दौरान कौन बाहर आता है? जी, मैग्मा बाहर आता है। जब ये मैग्मा बाहर आता है तो जैसे ही ये मैग्मा बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा? बाहर आते ही सॉलिडिफाई। ये बाहर आते ही जब सॉलिडिफाई हो जाता है दोस्तों, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मैग्मा के
इस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के कारण हमें क्या मिलेंगी? हमें रॉक्स मिलेंगी। हमें क्या मिलेंगी? रॉक्स। अगर मैं इन रॉक्स की स्टडी करता हूं, अगर मैं इन रॉक्स की स्टडी करता हूं, तो क्या मुझे इन रॉक्स का एक केमिकल कॉम्पोजिशन पता लग जाएगा? बिल्कुल सही बात है सर, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन मुझे पता लग जाएगा। क्या इस केमिकल कॉम्पोजिशन से मैं ये अंदाज लगा सकता हूं कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का कॉम्पोजिशन किससे बना है? जी हां, मुझे एक इंफॉर्मेशन से, यस आई कैन गेट टू नो अबाउट दिस, ये स्टडी से मैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत खूबसूरती से पता लगा सकता हूं। तो सर कहानी खत्म हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हम इस वोल्केनिज्म से स्टेट ऑफ मैटर जान सकते हैं? वो कहता हां सर, जान तो सकते हैं कि मैग्मा आ रहा है, लिक्विड स्टेट में होगा। क्या हम अरेंजमेंट जान सकते हैं? नहीं, हम अर्थ के कॉन्सेंट्रिक लेयर्ड अरेंजमेंट को इससे नहीं पढ़ सकते। और दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन यह है, जब ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, इसका एक बड़ा लिमिटेशन यह सामने आया कि हमें पता नहीं था, कि लिमिटेशन यह था कि हमें पता ही नहीं है। क्या तुम्हें पता है कितनी डेप्थ से आया है? मैं कहता हूं मुझे तो नहीं पता। भले ही बाहर आ गया, केमिकल कॉम्पोजिशन आपने रॉक्स को स्टडी कर लिया, बहुत अच्छे से जान लिया, बट यू डू नॉट नो फ्रॉम विच डेप्थ, किस डेप्थ से ये मैग्मा बाहर आ रहा है। वो डेप्थ क्या है? क्या ये मैग्मा 100 मीटर से बाहर आया, 200 मीटर से बाहर आया, 100 किलोमीटर से बाहर आया, 500 किलोमीटर से बाहर आया, या 6000 किलोमीटर से बाहर आया? आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। So we do not know the depth from which this volcanic activity is taking place, or from which this magma is outpouring on this planet Earth. इस वजह से हमें यहां पे आकर यह एहसास तो हो गया कि ये जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। ये जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, इन डायरेक्ट सोर्सेज से हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि हां थोड़ा बहुत हमें पता लग गया 4 किलोमीटर तक क्या होगा, 12 किलोमीटर तक क्या होगा, या जो मैग्मा बाहर आ रहा है उससे केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। बट अर्थ का कॉन्सेंट्रिक लेयर्ड अरेंजमेंट कैसे है, क्यों है, किस तरीके से है, वो बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता। इस वजह से अब हमें जरूरत होती है इनडायरेक्ट सोर्सेस की। तो चलिए अगले सोर्सेस की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट सोर्सेस टू नो अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। इनडायरेक्ट सोर्सेस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, यहां पे इनडायरेक्ट सोर्सेस जो हैं, दीज आर दोज सोर्सेस विच आर नॉट प्रोवाइडिंग अस विद द डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनसे हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट हां इनसे जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन से हम अर्थ के इस अरेंजमेंट को बहुत अच्छे से समझने में मदद पा सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सो व्हेन इट कम्स टू द इनडायरेक्ट सोर्सेस, लेट्स टॉक अबाउट दीज इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस को जब हम देखते हैं, तब इसके अंदर जो सबसे पहला इनडायरेक्ट सोर्स है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए इसको समझें, उससे पहले हमें अर्थ के इंटीरियर या अर्थ के पास्ट की थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ये जो अर्थ है, इसका टेम्परेचर जो था, द टेम्परेचर ऑफ दिस अर्थ वॉज अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। और धीरे धीरे ये जो अर्थ है, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही थी? ठंडी होती जा रही थी, इसकी कूलिंग होती जा रही थी। अब एक बात बताएं, 3000-4000 डिग्री सेल्सियस पे पहले अर्थ, ऐसा बिलीव किया जाता है, गैसियस स्टेट में थी। बट धीरे धीरे जब कूलिंग होगी तो कौन सी स्टेट आएगी? लिक्विड स्टेट आएगी। आई एम सॉरी, बट स्टिल द टेम्परेचर इज वेरी हाई। मतलब कूलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि 10 डिग्री पे आ गया, टेम्परेचर इज स्टिल वेरी हाई, 2000 डिग्री सेल्सियस। और ये जो अर्थ है बहुत गर्म है। अर्थ एक हॉट मैग्मा था,
अर्थ एक हॉट मोल्टन बॉल थी, हॉट मोल्टन बॉल के रूप में दिखाई देती है अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो। 3.9 टू 3.2 बिलियन ईयर्स अगो व्हाट हैपेंड। धीरे धीरे जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो थोड़ा सा आपको यहां पे मेरे साथ रहना पड़ेगा। जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो हमारी ये धरती थी, जो हमारी ये धरती थी, ये धरती एक हॉट मोल्टन बॉल थी। ये एक हॉट मोल्टन बॉल थी और इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, बहुत हाई टेम्परेचर इसका था और इस वजह से ये हॉट मोल्टन बॉल के रूप में आपको दिखाई देती है। दिस इज अ हॉट मोल्टन बॉल। ये है हमारी अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। और अर्थ जो है इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है। और अब ये कौन सी स्टेट में है, ये जो अर्थ है ये कौन सी स्टेट में है? दिस अर्थ इज इन मोल्टन स्टेट। ये अर्थ कौन सी स्टेट में है? मोल्टन स्टेट में है। अब अगर ये मोल्टन स्टेट में है तो क्या धीरे 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 जब मैं बोल रहा हूं ये हॉट मोल्टन बॉल है, जब मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा था, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा था, टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि इस हॉट मोल्टन बॉल का जो बाहर की लेयर है वो क्या हो गई, जम गई। अब मुझसे सवाल पूछा जाता है कि इसकी आउटर लेयर की सॉलिडिफिकेशन कैसे हुई। तो पहले मैं इसको बना देता हूं ताकि आपके सामने एक क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे। ये हॉट मोल्टन बॉल है और इस हॉट मोल्टन बॉल के अंदर जब कूलिंग हुई तो इसका जो आउटर लेयर था, द आउटर लेयर ऑफ दिस हॉट मोल्टन बॉल गॉट सॉलिडिफाई। ये जो आउटर लेयर है ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। ये जब आउटर लेयर सॉलिडिफाई हुआ तब मुझसे किसी ने पूछा सर बाहर वाला भाग ही क्यों हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आपके जहन में हमेशा ये चीज याद रहेगी। जब आप अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर आइस क्यूब और आइस बॉक्स के अंदर आइस क्यूब्स को जमाने की कोशिश करते हैं, बर्फ जमाते हैं, पानी आपने डाला आइस क्यूब की ट्रे के अंदर, थोड़े समय बाद आधे पौने घंटे बाद आपने निकाल लिया। अब आप देखेंगे ऊपर से तो वो जम गई बट नीचे अभी भी क्या है, पानी है। ऐसा आपने फील भी किया होगा और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको पानी नजर भी आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है जब कूलिंग होना स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले आउटर लेयर की कूलिंग होती है और फिर इनर लेयर्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। बट अर्थ की जब ये आउटर लेयर कूल हुई तब मेरे को एक चीज का तो एहसास है, इसके कूलिंग डाउन होने से ये किस में बदल गया सर, ये सॉलिड अवस्था में आ गया। बाकी अर्थ किस में, मोल्टन में है, बाहर की लेयर किस में आ गई, सॉलिड अवस्था में। और इसी से हम कहते हैं धरती की क्रस्ट का डेवलपमेंट हुआ था, यहीं से क्रस्ट का डेवलपमेंट हुआ था। यह बात आपको समझ के रखनी है कि क्रस्ट जो है वो कैसे बनी होगी। जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ, सॉलिड अपर पार्ट और सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ इज समथिंग वी कॉल एज क्रस्ट। बट एक बात आपने देखी यहां पे, जब ये धरती सॉलिडिफाई बाहर से तो हो गई बट अभी भी इसके अंदर जो हीट थी वो बची रह गई, अभी भी इसके अंदर की जो हीट है वो बची रह गई। और इसी हीट को हम आज किस नाम से जानते हैं, इसी हीट को आज हम प्राइमोर्डियल हीट के नाम से जानते हैं। प्राइमोर्डियल हीट का मतलब यह है एक ऐसी हीट जो कि एंशिएंट टाइम में जब हमारी धरती मोल्टन बॉल थी उसके ठंडा होते होते आउटर लेयर के सॉलिडिफिकेशन के बाद अर्थ के इंटीरियर के अंदर बची रह गई, उसे हम प्राइमोर्डियल हीट की संज्ञा देते हैं। यह बात आपको समझ में आई। अब आपको यहां से मैं जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं इस टेम्परेचर के साथ। आप खुद सोच समझ के कमेंट सेक्शन में भी जवाब दीजिएगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी,
वैसे वैसे जब डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप सब लोगों को एक चीज का एहसास हो जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब पता लगा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ। इसके जो कारण है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो कारण है, उसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो मुझे क्या पता लगा कि अर्थ का जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा था तब उस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो प्राइमोर्डियल हीट थी यहां पे, उस प्राइमोर्डियल हीट की वजह से अर्थ के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, यह भी समझ में आ गया। और भी कुछ कारण हो सकते हैं? जी हां। वो कारण क्या है? जैसा कि मैंने बोला, आज धरती के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, उन सब रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन, उन सब रिसोर्सेज की जानकारी हमें कहां से हासिल होती है? अर्थ के इंटीरियर से। तो इसमें इसका मतलब यह है कि अर्थ का इंटीरियर वो एक ऐसी जगह है जहां पे न्यूमरस मिनरल्स एंड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। इफ न्यूमरस मिनरल्स एंड रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन दिस एंटायर अर्थ, तो हम ये भी जानते होंगे कि जब भी ये धरती ठंडी हो रही होगी, जब इस अर्थ का सॉलिडिफिकेशन या कूलिंग प्रोसेस चल रहा होगा, जो हैवी एलिमेंट्स होंगे, ये बात तो आप अग्री करेंगे ही, हैवी एलिमेंट्स जो होंगे वो सारे के सारे कहां पे सेटल हो जाएंगे? हैवी एलिमेंट्स सारे सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम सेटल हो जाते हैं डीप में। और जो अपर पार्ट है वहां पे कौन से मिनरल्स होंगे? लाइटर एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल सही है सर। आप इसको थोड़ा सा रोजमर्रा की जिंदगी से भी देख सकते हैं। मान लो मैंने एक ग्लास में सैंड लिया, उसके साथ साथ डिफरेंट पार्टिकल डायमीटर थे। जब मैं उसको घुमाने लगा, जो भारी पार्ट होगा वो धीरे धीरे जाके कहां सेटल हो जाएगा? नीचे। और जो हल्का पार्ट होगा वो आ जाएगा अपने आप ऊपर। ऐसा ही इस धरती के साथ हो रहा था। इसमें कुछ हैवी एलिमेंट जिनको आप यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहां है? अर्थ के इंटीरियर के अंदर प्रेजेंट हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सर ये यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। सारे कौन से एलिमेंट्स हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है सर, यहां पे जब मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखता हूं तब सर इनसे टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो सकता है? तो एक सिंपल सी बात है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो आप लोगों ने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको न्यूक्लियर फिशन की संज्ञा देते हैं कि एक बड़ा एटम और बड़ा न्यूक्लियाई जब दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है तो वो लार्ज स्केल पे एनर्जी को एमिट करता है। वो जो ह्यूमंगस एनर्जी रिलीज होती है, वो लार्ज स्केल पे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से आपको यहां पे तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो देयर आर सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस एंटायर, ये जो हमारी धरती है, इस धरती के अंदर हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दिखाई देते हैं और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन। ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि लार्ज स्केल पे हीट रिलीज होती है। डन हो गया। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहानी हो गई है यहां पे खत्म। चलो, ये हमें पता लग गया, बहुत अच्छा। अब एक और कारण हो सकता है? हां सर, हो सकता है। वो क्या कारण है? अर्थ के इंटीरियर के अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं। अगर आपको ये याद रहे तो बहुत अच्छा है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से समझ जाएंगे। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर है। कैसा नेचर है उनका? एक्सोथर्मिक नेचर है। एक्सोथर्मिक नेचर का मतलब यह है कि वो जब भी रिएक्शन होगी तो क्या रिलीज करेंगी? ये रिलीज करती हैं हीट रिलीज करती हैं। इस वजह से आपको यहां पे जो अर्थ के इंटीरियर में
जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बट अगर ऐसा है तो पूरी धरती तो मोल्टन अवस्था में ही आ जानी चाहिए, पूरी धरती मोल्टन अवस्था में ही आ जानी चाहिए, सब कुछ पिघल जाना चाहिए। बट आज हमें कुछ तो मालूम है, वो मालूम ये है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो उसके इंटीरियर के अंदर जो कोर है, जो स्पेसिफिकली इनर कोर है, वो सॉलिड अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में नहीं है ना। तो अब इसको कैसे हम देखते हैं, वो जानकारी कैसे हमें मिलती है। वी आर डन विद द टेम्परेचर। नाउ दिस इज 1A, राइट। 1B इज टेम्परेचर, 1A, एंड यहां पे मैं 1B के रूप में आपको समझाता हूं प्रेशर, राइट। प्रेशर क्या है, देखिए, मान लो मैं यहां पे एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए, ये एक फोन है, ठीक है। इसके ऊपर, इसको मैंने अपने हाथ के ऊपर रख दिया, फिर उसके ऊपर मैंने एक और फोन रख दिया, उसके ऊपर मैंने एक और फोन रख दिया, उसके ऊपर एक और फोन रख दिया, उसके ऊपर एक और फोन रख दिया। जो सबसे नीचे पड़ा हुआ ये फोन है या जो ये हाथ है, क्या जैसे जैसे इसके ऊपर मैं फोन पे फोन रखता जाऊंगा, वैसे वैसे सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहेगा? जी हां, सबसे नीचे वाली लेयर के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, ऊपर बैठी हुई जो रॉक्स हैं, ओवरलाइंग रॉक्स जो हैं, वो हमेशा क्या बढ़ाती रहेंगी? प्रेशर इंक्रीज करती रहेंगी। क्या इंक्रीज करती रहेंगी? प्रेशर इंक्रीज करती रहेंगी। क्या इंक्रीज करती रहेंगी? प्रेशर इंक्रीज करती रहेंगी। अब प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या खूबसूरत सा सिग्निफिकेंस है, आप जानेंगे, आनंद आ जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप सॉलिड की बात करते हैं, इसको मैं अगली स्लाइड पे डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे प्राइमोर्डियल हीट हो गया टेम्परेचर के बारे में, यहां पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो जब मैं सॉलिड की बात करता हूं, तो सॉलिड का मतलब यह होता है कि किसी भी एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली स्पेस्ड। बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टिकल्स आर क्लोजली स्पेस्ड। डन। और अगर मान लो मैंने इस सॉलिड से लिक्विड में इसे कन्वर्ट कर दिया, तो क्या पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे? जी हां सर, पार्टिकल्स एक दूसरे से कंपैरेटिवली दूर दूर चले जाएंगे। बहुत सही। बट एक बात बताओ, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, और जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे। इसका मतलब यह हुआ, कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है सर, जब अर्थ के अंदर इंटीरियर में डेप्थ इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर आप बता रहे हैं इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सब कुछ अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या हो जाना चाहिए? मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। तो कुछ भी सॉलिड कैसे है? मोल्टन स्टेट में आ जाना चाहिए। फिर मैंने उसको बोला, बच्चे ध्यान से समझना, यहां पे सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, एक और चीज काम कर रही है, वो है प्रेशर। अब आप खुद दिमाग लगा के जवाब देना कि मान लो मैंने इसके चारों ओर से प्रेशर लगा दिया, चारों ओर से प्रेशर लगा दिया। अब चाहे मैं टेम्परेचर इंक्रीज भी करता रहूंगा, क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि जो आउटसाइड प्रेशर है, दैट प्रेशर इज नॉट अलाउइंग दीज पार्टिकल्स टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, rather that pressure is allowing these particles to come closer and spaced and come closer and accommodate in a very little space, जिससे ये सॉलिड ही रहेगा। यानी कि एक चीज पता लगी
कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से, जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मोल्टन स्टेट में सब कुछ आ जाना चाहिए। बट इतना भी मुझे पता है, जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होती है, जैसे ही डेप्थ इंक्रीज होती है, वैसे ही प्रेशर भी तो इंक्रीज होता है, प्रेशर भी तो इंक्रीज होता है। इस वजह से सब कुछ मोल्टन स्टेट में नहीं होगा, सब कुछ मोल्टन स्टेट में नहीं होगा। अब सर एक बात बताओ, फिर कौन सा मोल्टन स्टेट में होगा, कौन सा नहीं होगा? मैं कहता हूं, अगर मान लो किसी एक जगह पे जो मटेरियल है, मटेरियल जो है या तो वो बहुत ही वीक है, मटेरियल जो है या तो वो बहुत ही वीक है, तो डेफिनेटली उस मटेरियल को तोड़ने में, उस मटेरियल को मेल्ट करने में, उसको पिघलाने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। एक तो ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा? मोल्टन स्टेट में जाने की संभावना है। सेकंड, या किसी मटेरियल के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी लेयर के अंदर आपको इंप्योरिटीज दिखाई देती हैं, इंप्योरिटीज दिखाई देती हैं, तो ये इंप्योरिटीज भी उस मटेरियल को क्या बना देंगी? वीक। तो भी वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो हमारी धरती है, उसके इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर, ये जो धरती है, इसका इन्फ्रेंस यही बता रहा हूं। इससे ये पता लगा जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है, या तो ये सॉलिड स्टेट में आपको दिखाई देगा, या इसका कुछ भाग लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। और ये बात हमें पता भी है कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, क्योंकि हमने ये बात जियो डायनेमो और जियो मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ी थी, है ना। तो ये बात मुझे पता किससे लगी? सॉलिड या लिक्विड हमें पता लगेगा विद द सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां से एक इंफॉर्मेशन पता लगी। आई विल कीप दिस इंफॉर्मेशन इन माई माइंड। मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखूंगा कि ये इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है, या तो वो सॉलिड स्टेट में है या वो लिक्विड स्टेट में है। और ये मुझे कैसे पता लगा? ये मुझे पता लगा यहां से, क्योंकि मैं जानता हूं एक चीज को कि जैसे जैसे कोई भी मटेरियल को हम, सॉलिड को टेम्परेचर ज्यादा देंगे या इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाता है। बट अगर बाहर से प्रेशर अप्लाई किया हो तो इवेंचुअली उस ज्यादा प्रेशर के कारण क्या होगा मेरे दोस्तों? ये उस लिक्विड अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो ये अंतर्द्वंद है किसके बीच का? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का। जो जीतेगा वो बाजी मार लेगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर से जीत गया तो वो सब चीजों को पिघला देगा। प्रेशर टेम्परेचर से जीत गया तो वो कभी भी इसको मोल्टन स्टेट में नहीं आने देगा। अब ये कब जीतेगा? जीतेगा तब। टेम्परेचर कब जीतेगा? टेम्परेचर ढूंढ रहा है वीक स्पॉट्स। जब उसको लगा कि ऐसा मटेरियल आया जहां पे बहुत ही वीक एलिमेंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो जल्दी से पिघल जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, चक उनको क्या कर दो? पिघला दो। यानी कि मोल्टन स्टेट में वो आएंगे जो कि वीक लेयर्स होंगी, या ऐसी लेयर जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी आ गई। और ये लेयर कौन सी होगी? ये लेयर होगी मेरे दोस्तों आउटर कोर की लेयर। बाकी पूरा का पूरा अर्थ किससे बना होगा? सॉलिड से बना होगा। बस एक आउटर कोर और एक एस्थेनोस्फेयर का रीजन होगा जहां पे आपको लिक्विड और सेमी सॉलिड, सेमी प्लास्टिक स्टेट्स दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए ये भी आ गया, खत्म हो गई। अब आते हैं अगले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस। इस इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर हमने अब इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर हमने क्या जाना? सेकंड सोर्स। और वो सेकंड सोर्स क्या है? द सेकंड सोर्स इज ग्रेविटेशनल एनॉमली। अब
हुआ ये कि जब हम बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट से हम ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कहां पे? हम ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अर्थ के इंटीरियर के अंदर। अर्थ के इंटीरियर के अंदर जब हम, या तो इसको ऐसे ही कर लो, अर्थ के इंटीरियर के अंदर जब ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, तब ऐसा पता लगता है कि ये है हमारा अर्थ। अर्थ का ये वाला हिस्सा जो है, बाहर वाला हिस्सा, जिसको हम हमेशा से क्या कहते आए हैं? क्रस्ट कहते आए हैं। दो ये मुझसे गोल नहीं बना, बट स्टिल आप मान के चलना कि ये गोल ही है, ठीक है। ये हमारी धरती है। इसके अंदर अगर मान लो मैं डिफरेंट लोकेशंस पे ए, बी, सी, डिफरेंट लोकेशंस पे अगर ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो ये जो ग्रेविटी की वैल्यू आई, ये जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है, ये वैल्यू के अंदर हमें क्या दिखाई देता है? डिफरेंस दिखाई देता है। इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है? डिफरेंस दिखाई देता है। जब ग्रेविटी की वैल्यू के अंदर डिफरेंस आता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? उसे ही जानना हमारा अभी का मकसद है, राइट? जब ये डिफरेंट ग्रेविटीज की वैल्यू आपको डिफरेंट लोकेशन पे दिखाई दे रही है, तो इससे हमें यह पता चला कि जो अर्थ का इंटीरियर है, इस अर्थ के इंटीरियर के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉन यूनिफॉर्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉन यूनिफॉर्म। मास इज नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई इज इट सो? मास इज नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई इज इट सो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि ये मास नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता लगा? जब आप ग्रेविटी को देखते हैं तो इट इज Gm/r², राइट? यहां पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ग्रेविटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। यानी कि अगर मान लो डिफरेंट जगहों पे हमें डिफरेंट ग्रेविटी मिल रही है, इट इंडिकेट्स दैट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट ग्रेविटी, इट इंडिकेट्स दैट मास इज डिफरेंट एट दैट प्लेस। इट मींस अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता मास का, तो ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी की वैल्यू के अंदर ये जो डिफरेंस आया है, ये जो एनॉमली आई है, ये एनॉमली हमें दिखाई नहीं देती, राइट? ये जो डिफरेंस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल एनॉमली के नाम से जानते हैं। तो वी गॉट टू नो कि ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की, डिफरेंट आ गई, कहानी खत्म। हमें पता लग गया कि इससे हमें क्या पता लगा? इस इनडायरेक्ट सोर्स से पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन दिस एंटायर, जो हमारी ये धरती है, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ये आपको यूनिफॉर्म दिखाई नहीं देता। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। फिर अगला इनडायरेक्ट सोर्स हम चलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं क्या है। द नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स के अंदर जब हम नेक्स्ट इनडायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स जो है वो कौन सा है? ये है मीटियोर और मीटियोराइट। अब हमने इसको इतना बड़ा लिख तो लिया है, बट ठीक है, चलो। मीटियोराइट से क्या पता लगता है? जब भी कोई एस्टेरॉइड बेल्ट से, जिसे हम शूटिंग स्टार्स के नाम से जानते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट से कोई भी मीटियोराइट या कोई भी एक हैवी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ की ओर अग्रसर होती है, बट हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये उस बॉडी को, जो भी मीटियोराइट आ रहा होता है, उस बॉडी को, उस सेलेस्टियल बॉडी को क्या कर देती है? एटमॉस्फेयर उसे क्या कर देता है? बर्न कर देता है। कोई भी एस्टेरॉइड पार्टिकल अगर धरती की ओर आ रहा है, तो उसको, एस्टेरॉइड पार्टिकल अगर धरती की ओर आ रहा है, तो उसे बर्न करने का काम कौन करता है? ये हमारा एटमॉस्फेयर करता है। बट हर बार क्या कंप्लीटली बर्न कर देता है? नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है
कि कुछ भाग, अगर मान लो एक बहुत बड़ा पार्टिकल धरती की ओर आने की कोशिश कर रहा है और इस बड़े पार्टिकल का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर तो क्या हो गया, बर्न हो गया, तो बचा क्या, इसका भाग कौन सा, इंटीरियर। और अगर ये इंटीरियर धरती के ऊपर पहुंच गया, अर्थ तक पहुंच गया, तो हम इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शुरू में जब ये सारे प्लैनेट्स बने हैं, जो ये प्लैनेट्स बने हैं, इन प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सेम नेबुला से ही तो हुआ है, उसी सेम नेबुला के कॉम्पोजिशन से तो ये प्लैनेट बने हैं। और अगर मान लो एक एस्टेरॉइड बेल्ट से कोई बड़ा पत्थर निकल के धरती की ओर आया और धरती की ओर आते आते पहुंच के वो यहां पे स्ट्राइक करने लगा, बट उससे पहले हमें यह भी पता लगेगा कि वो बड़ा पार्टिकल का जो आउटर लेयर है वो तो रिमूव हो गया। किसने रिमूव कर दिया? बर्न कर दिया हमारे एटमॉस्फेयर ने। जब वो एटमॉस्फेयर ने बर्न कर दिया तो रह क्या गया, उसका कोर भाग रह गया, उसका जो इनर पार्ट है वो रह गया। उस इनर पार्ट को हम बहुत अच्छे से यहां पे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इनर कोर। हमें इनडायरेक्टली किसके बारे में पता लग जाएगा? अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ये 3 मेजर इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, बट अभी भी हमें इनसे कुछ ऐसा खास नहीं पता चलता। इस वजह से जो नेक्स्ट सोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें पूरे अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, दैट इज समथिंग वी कॉल एज द सिस्मिक वेव। तो अगला जो हमारा सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वी कॉल इट एज द सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, और इसे सिस्मिक वेव्स के साथ साथ हम अर्थक्वेक वेव्स के नाम से भी जानते हैं, अर्थक्वेक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। द प्राइमरी क्वेश्चन अगेन, अगर मैं सिस्मिक वेव पढ़ना चाहता हूं तो मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया वो ये है कि व्हाट कॉजेज द अर्थक्वेक। जो हमारा अर्थक्वेक है वो आता क्यों है, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक। और उससे भी पहले, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक से भी पहले अगर मैं देखूं तो मुझसे किसी ने पूछा कि अर्थक्वेक क्या है। मैं बोलता हूं शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज समथिंग आई कॉल एज अर्थ सरफेस, आई कॉल इट एज अर्थक्वेक, आई कॉल इट एज अर्थक्वेक। बट नाउ ये तो मुझे पता लग गया कि अर्थ का सरफेस शेक होना अर्थक्वेक कहलाता है, बट अगला सवाल वही, व्हाट कॉजेज दिस शेकिंग, व्हाट कॉजेज दिस शेकिंग। अब यहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या इसको कॉज कर रहा है। द प्राइमरी कॉज हेयर, द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक कैन बी क्लासिफाइड, द कॉजेज ऑफ दिस अर्थक्वेक कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल कॉजेज, एंड सेकेंड वी कैन क्लासिफाई इट एज एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। तो आज आपको यह तो पता लग गया कि हां जी, कि जो ये धरती के ऊपर अर्थक्वेक्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कारणों से नहीं है, ये एंथ्रोपोजेनिक कारणों से भी आते हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक कारणों से भी आते हैं। अब इसमें क्या है उसको समझते हैं, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं नेचुरल कॉजेज की बात करता हूं, यू पीपल हैव लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट, आपको कुछ आइडिया जरूर होगा कि धरती के अंदर कुछ प्लेट्स हैं। उन प्लेट्स के अंदर जब मूवमेंट होता है तब डेफिनेटली क्या आते हैं, ये नेचुरल अर्थक्वेक्स आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। या हम इसको ऐसे देखें कि अर्थ के इंटीरियर से क्या रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से इंटीरियर से एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से ये सारे के सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। अब ये क्यों रिलीज होती है, ये प्लेट टेक्टोनिक में मैं आपको बहुत खूबसूरती से समझाने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट। बट हां, इतना तो मुझे पता ही है कि धरती के नीचे प्लेट्स हैं, उनके अंदर शेकिंग होती है, मूवमेंट होता है, तो अर्थक्वेक आते हैं। बट हां, यहां पे मुझे जानना जरूरी है कि एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या है। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस के अंदर आए से, अगर मान लो किसी भी एक जगह पे इलीगल माइनिंग इतनी हद तक हो गई, डीप माइनिंग हो गई, डीप माइनिंग अगर
लार्ज स्केल पे हो रही है तो उसकी वजह से जो अर्थ के इंटीरियर की जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर मूवमेंट होने लगता है, डीप माइनिंग की वजह से। दूसरा, अगर मान लो हम बिग डैम्स और बिग रिजर्वॉयर्स बनाते हैं, रिजर्वॉयर्स या हम बोले डैम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसकी वजह से भी अर्थ के इंटीरियर के अंदर बहुत सारी शेकिंग हो सकती है, वो प्लेट्स हिल सकती हैं। थर्ड, हम ये भी देखते हैं कि अगर मान लो किसी एक जगह पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए, न्यूक्लियर टेस्ट का कंडक्शन हुआ, तो डेफिनेटली अगर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए गए तो इसकी वजह से भी लार्ज स्केल पे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी के रिलीज होने से आपको क्या दिखाई देंगे? अर्थक्वेक दिखाई देंगे। चलिए यहां पे इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। हमने जाना शेकिंग ऑफ, हमने जाना जो इसको कि जो शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज समथिंग वी कॉल एज अर्थक्वेक विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक रीजन। जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है, इसका मतलब होता है द रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब मैं नेचुरल कारणों की बात कर रहा हूं। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? दिस एनर्जी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एंड ये जो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, इसे ही हम अर्थक्वेक वेव या सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं। अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं, इसे ही हम अर्थक्वेक या सिस्मिक वेव के नाम से जानते हैं। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अर्थक्वेक वेव और सिस्मिक वेव। अब हमें यह तो पता लग गया कि अर्थक्वेक वेव क्या है, सिस्मिक वेव क्या है, कैसे रिलीज होती है, उनके कारण क्या है, कारण भी पता लग गए, बट इससे हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? हाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस, हाउ दिस इज गोइंग टू गिव अस द इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी वो ढूंढते हैं। देखिए, मान लो अगर मैं यहां पे अर्थ का इंटीरियर बनाता हूं, अर्थ का इंटीरियर बनाता हूं, इस अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में मान लीजिए यहां से इस पॉइंट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इस पॉइंट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इस पॉइंट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई। इस पॉइंट से जब एनर्जी रिलीज हुई है, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। ये रिलीज होने के बाद दिस एनर्जी व्हेन इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, इट इज ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसको हम दूसरे मैनर में भी देख सकते हैं। चलिए मैं उस तरीके से समझा देता हूं आपको, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखिए, मान लो ये अर्थ का इंटीरियर इस तरीके से हम देखते हैं। ये लीजिए, ये है सरफेस, दिस इज सरफेस और ये है इंटीरियर। ठीक है, अब इस इंटीरियर के अंदर वेरियस न्यूमरस क्या है? प्लेट्स हैं, न्यूमरस प्लेट्स हैं, और ये प्लेट के बीच में क्या है? एनर्जी रिलीज होती है। इन प्लेट्स के बीच में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जब इनके बीच में एनर्जी रिलीज होती है, तब उससे ही क्या निकलते हैं? उसी से अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ का इंटीरियर है। किसी कारणवश मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई, किसी कारणवश इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। किसकी फॉर्म में रिलीज हुई है? वेव्स की फॉर्म में रिलीज हुई है। इसे हम क्या कहते हैं सर? इसे हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है सर, सिस्मिक वेव्स। उसके बाद जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है,
इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर, इसे बोला जाता है हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, या इसे एक और नाम दिया जाता है फोकस, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई। बट आप एक चीज और भी देख सकते हैं, हमेशा आपने न्यूज में तो एक वर्ड सुना है, दैट इज एपिसेंटर। व्हाट इज एपिसेंटर देन? एपिसेंटर इस हाइपोसेंटर से सबसे नजदीकी वो पॉइंट जो कहां पे है, सरफेस पे है, उसे बोला जाता है एपिसेंटर। एपिसेंटर इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड दैट आइडियली वुड बी द परपेंडिकुलर पॉइंट जो कि सरफेस पे आपको दिखाई देगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फोकस और एपिसेंटर। फोकस और एपिसेंटर, चलिए ये भी बात समझ में आई। फोकस और एपिसेंटर की बात भी मुझे समझ में आ गई, नो डाउट अबाउट दैट। बट जब ये अर्थक्वेक वेव्स और सिस्मिक वेव्स, जो ये सिस्मिक वेव्स हैं, जब ये सिस्मिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, तब इनको क्लासिफाई किया जाता है दो भागों के अंदर। हाउ दे आर क्लासिफाइड, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है? कुछ ऐसी वेव्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ के इंटीरियर में ही है, वी कॉल देम एज बॉडी वेव्स, वी कॉल देम एज बॉडी वेव्स। एंड देयर आर सर्टेन वेव्स जो कि सरफेस पे आके इंटरैक्ट करती हैं, इन्हें बोलते हैं हम सरफेस वेव्स, राइट? बॉडी वेव्स आर दोज वेव्स विच आर ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ ओनली, इसीलिए तो बॉडी में है, ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ, ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ, बिल्कुल ठीक है, बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही हैं, ट्रेवलिंग इंटीरियर टू द अर्थ। सरफेस वेव्स क्या होता है? जब ये बॉडी वेव्स ट्रेवल करते करते सरफेस की रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, when body waves interact with the surface rocks, they are termed as surface waves। तब उन्हें हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स कहते हैं। ऐसी वेव्स जो कि सरफेस की रॉक्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं और एक नया फॉर्म जनरेट करती हैं, एक नया रूप धारण करती हैं, उन्हें हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। अब एक बात बताएं, इन दोनों में कौन सी वेव, आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं, कौन सी वेव ऐसी है जो कि डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, और कौन सी वेव ऐसी है जो कि इंटीरियर ऑफ अर्थ की जानकारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? बहुत आसान सा सवाल है। इसके अंदर अगर ये इंटीरियर टू द अर्थ है तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगी किसके बारे में? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी? इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। और ये सरफेस वेव्स है जो कि सरफेस पे चलती हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? डिस्ट्रक्शन के लिए। लार्जली सरफेस वेव्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, वन वी कॉल एज रिले वेव्स एंड सेकेंड वी कॉल एज लव वेव्स, राइट? ये दो क्लासिफिकेशन है सरफेस वेव्स के। हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो हमें जानकारी किससे हासिल होनी है? बॉडी वेव्स से जानकारी हासिल होनी है। बॉडी वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है, बॉडी वेव्स को क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के अंदर, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के अंदर, ठीक है? जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तब एक बात मुझे जानकारी आपसे चाहिए, वो ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो वेव्स है क्या, इनका नेचर क्या है? पहली चीज आप ये जानकारी रखें कि दीज आर दी मैकेनिकल वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। और मैकेनिकल वेव्स में कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको सॉलिड चाहिए कि वो ट्रेवल हो सके, क्योंकि वो कंप्रेशन करके, शियर क्रिएट करके आगे बढ़ती हैं, और लिक्विड के अंदर उनको ऐसा शियर मिलता नहीं है। बट कुछ ऐसी होती हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी कोई भी मीडियम हो चल पड़ती हैं। अब पी वेव और एस वेव जो है,
इनकी क्लासिफिकेशन, इनके डिफरेंस के बेसिस पे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानते हैं। कैसे? जो प्राइमरी वेव्स हैं इनको आप ऐसे समझें कि जब आप बोलते हैं ना कि रात को आपने दोस्त से बात करते हुए बोले रात को भूकंप आया, तुम्हें पता लगा क्या? वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं पता लगा। तो वो मतलब ये वो पहला झटका था, जो पहला ट्रेमर था, जो आपको नहीं पता लगा। फिर आप कभी कभी ऐसे भी बात करते हैं, यार रात को झटका आया और मेरी भूकंप का झटका आया और मेरी आंख खुल गई। तो वो जो दूसरा जोर का झटका है वो सेकेंडरी वेव का है। और तीसरा, अगर आपको और तेज झटका महसूस हुआ और आप सो रहे थे और सोते ही रह गए, इसका मतलब वो कौन सी वेव होगी? वो सरफेस वेव होगी, राइट। तो सबसे पहले जो वेव पहुंचती है उसे हम बोलते हैं पी वेव, और पी वेव के बाद जो दूसरे नंबर पे पहुंचती है उसे बोलते हैं एस वेव। सेकेंडरी और प्राइमरी इसलिए बोला गया क्योंकि प्राइमरी वेव्स जो हैं दे आर द फास्टेस्ट वन एंड फास्टेस्ट है एंड फर्स्ट टू रीच अर्थ सरफेस। जो धरती के सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? दे आर दी पी वेव्स। फास्टेस्ट टू रीच, फर्स्ट टू रीच, दे आर दी प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव कौन सी है? दीज आर दोज वेव्स जो कि सेकेंड नंबर पे पहुंचती हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी वेव बोला जाता है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के बीच का कुछ डिफरेंस है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन ऑफ पी वेव एंड एस वेव। जब आप पी वेव की बात करते हैं तो पी वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर। लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर का मतलब यह है, ये ऐसी वेव है जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारते हुए आगे बढ़ता है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक साइकिल स्टैंड पे हैं और उस साइकिल स्टैंड पे बहुत सारी साइकिल सटी हुई खड़ी हैं। आपने एक साइकिल को धक्का दिया, सारी की सारी साइकिल्स गिर गई। एक साइकिल को धक्का दिया और सारी साइकिल्स अगर गिर गई तो वो मूवमेंट कैसे हुआ? एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को धक्का दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। इस तरीके से जो वेव्स आगे बढ़ती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। ये कंप्रेशनल नेचर की होती है, कंप्रेस करेंगी फिर स्क्वीज करेंगी, देन स्ट्रेच, स्क्वीज स्ट्रेच, स्क्वीज स्ट्रेच, स्क्वीज स्ट्रेच, और इस तरीके से आगे बढ़ती हैं। इसलिए यहां पे पार्टिकल का मूवमेंट जो होता है वो वेव की प्रोपेगेशन के पैरेलल आपको दिखाई देगा। जो पार्टिकल मूवमेंट है दैट इज पैरेलल टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है सर। अब एस वेव क्या होती है? एस वेव तो सर बचपन से हम बनाते आए हैं। दिस इज द एस वेव, जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जहां पे पार्टिकल का मूवमेंट, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देखें कि यहां पे वेव जो है किस डायरेक्शन में चल रही है? वेव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है, वेव प्रोपेगेशन। ये क्या है? वेव प्रोपेगेशन। ठीक है। और पार्टिकल कहां जा रहे हैं सर? पार्टिकल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो पार्टिकल क्या है? वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। पार्टिकल का जो मूवमेंट है वेव के परपेंडिकुलर है। यहां पे जिस डायरेक्शन में वेव चल रही थी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे चल रहे थे, तो ये क्या था? पैरेलल था। जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट टू रीच सरफेस। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, पी वेव जो होती है ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। और जो एस वेव है, एस वेव हमेशा किस में ट्रेवल करती है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर। अब एक बात बताओ, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा जिससे आपको एहसास होगा कि अगर मान लो मैंने किसी एक कांच के गिलास के अंदर, कांच के गिलास में एक कॉइन रखा है, वो कॉइन हमें, अगर कोई भी यहां से उससे देखने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये कॉइन उसे यहां पे दिखाई देगा। बेसिकली दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर मान लो कोई एक वेव एक मीडियम से, मीडियम
1 से मीडियम 2 की ओर जाती है तो क्या वो अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेती है? जी हां, उसकी डायरेक्शन में क्या होता है? चेंज होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी वजह से जब भी ये वेव पी वेव सॉलिड से लिक्विड में ट्रेवल करेगी तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। अब क्या इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी? जी हां। आप ऐसे समझें कि साइकिल स्टैंड का ही एग्जांपल है। पहले साइकिल्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, मैंने धक्का दिया, फटाफट से गिर गई। 2 साइकिल्स के बीच की दूरी बढ़ा दी, अब उसके गिरने की, साइकिल्स के गिरने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। यस इंडीड। इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच का अगर दूरी बढ़ जाता है तो वेव की स्पीड क्या हो जाती है? कम। इससे मुझे यह एहसास हुआ कि जब भी हम सॉलिड को देखते हैं, पार्टिकल्स क्लोजर है, पी वेव की स्पीड फास्ट है। लिक्विड के अंदर पी वेव की स्पीड क्या है? कंपैरेटिवली कम है। लिक्विड के अंदर पी वेव की स्पीड क्या है? कम है। तो जब डायरेक्शन चेंज, जब भी कोई मीडियम चेंज होगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगी और वेलोसिटी भी चेंज होगी। डायरेक्शन भी चेंज होगी और वेलोसिटी भी। इस वजह से आपको ये जो पी वेव और एस वेव की प्रॉपर्टीज हैं, इनसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी हासिल होगी। वो कैसे होगी? उसे हम बोलते हैं बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के नाम से। ये बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, जिसे हम समझते हैं शैडो जोन के कॉन्सेप्ट्स के कारण। देखिए, जब मैं शैडो जोन का कॉन्सेप्ट बताता हूं तब बहुत ध्यान से एक चीज समझ में आनी चाहिए। मैं एक शैडो जोन का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा और उससे पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन का। शैडो जोन क्या होता है उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या रिकॉर्ड करता है? इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को। रिकॉर्ड करता है किसको? सिस्मिक वेव्स को। रिकॉर्ड दी सिस्मिक वेव्स। अगर ये सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर ये सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि जिस जगह पे अगर अर्थक्वेक वेव या सिस्मिक वेव पहुंची तो सिज्मोग्राफ ने अपनी रीडिंग प्रोवाइड कर देनी है। सिज्मोग्राफ क्या प्रोवाइड कर देगा? रीडिंग। अगर इसके ऊपर, अगर जिस जगह पे सिज्मोग्राफ रखा है वहां पे सिस्मिक वेव पहुंचती है तो मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अर्थ का एक, ये मैंने सिंपल सा एक छोटा सा अर्थ बनाया। इसके अंदर मैंने देखा कि ये एक रीजन था, ये एक रीजन था जहां से एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई, मैंने चारों ओर क्या लगाए हुए हैं? सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ इज देयर। इसको इतना दूर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, रुको। सिज्मोग्राफ, और ये जो सिज्मोग्राफ है ये क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग मी द रीडिंग ऑफ सिस्मिक वेव्स। रीडिंग ऑफ वेव्स। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ लगे हुए। यहां से एक वेव निकली। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जिस तरीके की वेव की बात कर रहा हूं वो है एस वेव्स। अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एस वेव्स की। जिस डायरेक्शन में निकले सिज्मोग्राफ ने रीडिंग दी। यहां भी सिज्मोग्राफ था, रीडिंग आई, यहां भी रीडिंग आई। बट कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि सिज्मोग्राफ ने यहां से पास किया, रीडिंग आ गई। सिज्मोग्राफ ने अर्थ सिस्मिक वेव ने यहां से पास किया, रीडिंग आ गई। बट मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं, इसके बाद इस पूरे जोन के अंदर मुझे किसी प्रकार की कोई रीडिंग दिखाई नहीं देती है। मतलब यह हुआ कि ये जो वेव्स हैं वो इस जोन में पहुंची ही नहीं। अगर वो इस जोन में नहीं पहुंची तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इस रीजन से, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन से एस वेव पास नहीं की। एस वेव इस रीजन से पास नहीं की। इसका क्या मतलब है? सर, एस वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ
सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब यह है कि यहां का जो ये भाग होगा, यहां का जो ये भाग होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। और जिस जोन तक हमें सिस्मोग्राफ की रीडिंग नहीं मिली उसे बोला जाता है शैडो जोन। उसे क्या बोलते हैं, शैडो जोन। ये मैं आपको यहां पे भी दिखा देता हूं। जब आप शैडो जोन की बात करते हैं एस वेव के अंदर, एस वेव का शैडो जोन ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस रीजन से अर्थक्वेक आया, इस अर्थक्वेक से चारों ओर ये पूरी की पूरी चारों ओर क्या दिखाई दी, वेव्स दिखाई दी। बट अगर इस रीजन से वेव ट्रेवल नहीं की तो इस पूरे के पूरे भाग के अंदर आपको कोई डायरेक्ट एस वेव रिसीव नहीं होती है अगर, तो दिस वुड बी टर्म्ड एज द शैडो जोन। इसे क्या बोला जाएगा, शैडो जोन बोला जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट, अब आती है थोड़ी फाइट शैडो जोन ऑफ पी वेव के लिए। इसको समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा सर पी वेव तो हर पी वेव जो है वो तो पी वेव जो है वो तो किसी में भी पास कर जाती है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, है ना। पी वेव का तो क्या है, वो तो पास कर ही जाती है। मैंने बोला रुको बेटा देखते हैं क्या है पी वेव का माजरा। यहां से अर्थक्वेक आया, इस रीजन में सिस्मिक वेव्स ट्रेवल की। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये किसकी बात कर रहा हूं, मैं पहले लिख देता हूं, शैडो जोन ऑफ पी वेव। और अगर किसी को ये नहीं समझ में आया कि शैडो जोन क्या होता है तो मैं यहां पे वो भी लिख देता हूं। शैडो जोन का मतलब है वेयर सिस्मिक वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड, सिस्मिक वेव्स आर not recorded by सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा ये रिकॉर्डेड नहीं की गई है, उसे बोला जाता है, उस रीजन को बोला जाता है शैडो जोन। उस रीजन को बोलते हैं शैडो जोन। अब आ जाए यहां पे पी वेव। इस रीजन में सिस्मोग्राफ ने रीडिंग दी, यस, यहां पे आई, बिल्कुल सही है, यहां पे आई, बिल्कुल सही, यहां पे भी पहुंची, यहां पे भी पहुंची, इस रीजन में भी पहुंची। अब जो हवा चली, मतलब ये सिस्मिक वेव चली, वो इस रीजन तक पहुंची, ये सिस्मिक वेव इस रीजन तक पहुंची। ये जो एंगल था, दिस एंगल वाज 103 डिग्री, दिस एंगल वाज 103 डिग्री। फेयर इनफ, कोई डील नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। एस वेव अगर होती तो क्या इसके बीच में से पास कर पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये तो क्या है, लिक्विड है। इसीलिए ये पूरा 103 डिग्री के बियॉन्ड का पूरा रीजन एस वेव के लिए क्या हो जाता, शैडो जोन। अब कौन सी वेव है सर? पी वेव है। पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में पास करती है। बट क्या जब ये सॉलिड से लिक्विड में पास करती है तो इसकी वेलोसिटी कम होती है? बिल्कुल सही बात है सर, आपने बताया था। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज होती है? जी हां, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। इस वजह से अब मानो, ध्यान से सुनना, ये वेव गई, ये पी वेव है, एंटर की, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये पहली वेव थी जो इसके अंदर गई, बट इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। और जो आइडियली अगर डायरेक्शन चेंज ना होती तो ये कहां पहुंचती, ये पहुंचती इधर, तो सिस्मोग्राफ रीड कर लेता। अब हर बार जब पी वेव जाती है, डायरेक्शन चेंज करती है, यहां पहुंच गई, डायरेक्शन चेंज की, यहां पहुंच गई। तो इस पूरे रीजन के अंदर आपको क्या दिखाई देंगी? इस पूरे रीजन के अंदर सिस्मिक वेव्स दिखाई देंगी। बट ये एकमात्र ऐसा रीजन होगा, ये वाला रीजन ऐसा रीजन होगा जहां पे अभी भी सिस्मिक वेव्स नहीं पहुंची है। यानी कि ये वो रीजन है जिसको हम बोलेंगे शैडो जोन ऑफ पी वेव। शैडो जोन ऑफ पी वेव, जो ये एंगल आता है, दिस एंगल इज 143 डिग्री, दिस एंगल इज 143 डिग्री। ये किस लिए हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसे आप रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं।
रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी के मुताबिक हमें यहां पे एक क्वेश्चन मिला कि शैडो जोन अगर मैं पी वेव का देखता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ कितना शैडो जोन है मेरे दोस्तों, पी वेव का शैडो जोन सिर्फ और सिर्फ इतना है। और एस वेव का शैडो जोन, ये एस वेव का शैडो जोन ये पूरा है और पी वेव का मात्र इतना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पी वेव का शैडो जोन बड़ा या एस वेव का, हाँ जी, एस वेव का शैडो जोन इज लार्जर देन दी पी वेव। इससे हमें क्या जानकारी हासिल हुई? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमें इससे पता लगी वो ये कि जब भी हम सिस्मिक वेव्स को पता करते हैं उनके मूवमेंट, उनके शैडो जोन के कारण वी गॉट टू नो, उनके शैडो जोन के कारण हमें पता लगा कि अर्थ का इंटीरियर जो है, इसी शैडो जोन के कारण हमें पता लगा कि जो अर्थ का, इससे हमें पता लगा जो अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर लेयर्स हैं। अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर लेयर्स हैं। उन लेयर्स में कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो किससे बनी है? सॉलिड से, और कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो बनी है लिक्विड से। और इसके बाद हमें बताया गया कि अर्थ का इंटीरियर आखिर है क्या। अर्थ का इंटीरियर बना हुआ है क्रस्ट, मेंटल और कोर से, जिसमें जो कोर का कुछ भाग है वो किस में है? कोर का जो भाग आउटर कोर है वो किससे बना हुआ है? लिक्विड से। अब मुझसे कोई पूछेगा सर ये सारी जानकारी हमें कैसे मिली? मैं ये कहता हूं कि अब हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारे एग्जाम के लिए इतना बहुत है, बट अगर कोई मुझसे पूछे कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि क्रस्ट से मेंटल की ओर जाएंगे तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। मेंटल से कोर की ओर जाएंगे, पी वेव की वेलोसिटी चेंज होगी? यस। सो यहां पे आप एक चीज जरूर लिख लीजिएगा, द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड and direction of p waves is the source of information about interior of earth. Yes, indeed it is एंटायरली ट्रू। और हम ये जानते हैं, अगर मान लो आज तो आप ये जानते हैं कि क्रस्ट मेंटल एंड कोर है, आज तो आप ये जानते हैं कि क्रस्ट मेंटल एंड कोर है, और अगर मान लो आज तो आपको पता है क्रस्ट मेंटल एंड कोर है, बट एक बात ये भी बताता हूं, यहां से क्या मैं ये चीज बता सकता हूं कि जब सबसे नीचे का जो भाग है, जो डेंसर भाग है, जो डेंसेस्ट भाग है, वहां पे जो डेंसेस्ट भाग है, जो डेंस भाग होगा, जो सबसे डेंस भाग होगा, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। वेलोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। क्रस्ट जो कि सबसे लाइटर है, मेंटल जो कि उससे थोड़ा हैवी है, कोर उससे थोड़ा ज्यादा हैवी है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में ट्रेवल करेगा, तब क्या पी वेव अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा? यस। क्या पी वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा? यस। इसी से हमें पता लगेगा कि अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्ड अरेंजमेंट है, और उसी लेयर्ड अरेंजमेंट को अब हमने कंप्लीटली इंटीरियर ऑफ अर्थ के साथ जानने की कोशिश करनी है, राइट? So now we are going to discuss the interior of Earth from the information that we have derived. क्योंकि हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेस को मिला के जितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उससे हमें एंटायरली जानकारी हासिल होती है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ आखिर बना कैसे है। तो अब हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देखना है। व्हाट आई हैव डन फॉर यू हियर इज, इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स के अंदर अरेंज किया है, और जब भी आप रिवाइज करेंगे तो दीज शॉर्ट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर हमने पहले देखा था व्हाई टू नो अबाउट इट, हमने सिग्निफिकेंस देख लिया। सोर्सेज टू नो अबाउट इट, यस वी हैव डन इट। स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ,
हाँ जी, हमने अब वही देखना है। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ करंट डेवलपमेंट अगर हो रहे होंगे तो वो आपको अपने हिसाब से आगे आने वाले समय में अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात करता हूं तो इसके लिए दो थ्योरीज दी जाती हैं। वन वी कॉल एज ओल्डर थ्योरीज एंड सेकेंड वी कॉल एज द न्यू इनोवेटिव थ्योरी, जिससे हमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई कि आखिर इंटीरियर ऑफ अर्थ बना किससे है। जब मैं ओल्डर थ्योरी की बात करता हूं, आप सब लोग इस थ्योरी से बहुत ही वाकिफ होंगे, जिस थ्योरी में पहले यह बताया गया जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें जो क्रस्ट बना हुआ है दैट क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, देन जो मेंटल है वहां पे आपको मिलता है सीमा, उसके बाद आपको कोर मिलता है निकल और आयरन से बना हुआ। सियाल का मतलब यह है कि यह बना हुआ है सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और अगर आप यहां पे सीमा की बात करते हैं तो इसका मतलब है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। निफे का मतलब है निकल एंड आयरन, निकल एंड आयरन। Fe आयरन का एक केमिकल अगर आप देखें तो सिंबल है, तो उससे हमें पता लगा कि ये जो इनिशियल थ्योरीज थी इन्होंने बताया कि क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, देन वी हैव सीमा एंड देन लास्टली वी हैव निफे। बट ये जो ओल्डर व्यू था ये लेटर ऑन स्टेज में जाकर अबंडन कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत डिटेल में अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी हासिल हुई। अब वो जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो क्या है उसको हम समझने की कोशिश यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए इसको मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं तो ध्यान से समझिएगा वो डायग्राम क्या कहता है। मान लीजिए दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्रस्ट। ये जो भाग अभी मैंने बनाया, दिस पार्ट इज टर्म्ड एज क्रस्ट। क्रस्ट के बाद आप यहां पे इसको 6371 किलोमीटर तक डीप लेके जाएंगे। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे बोला जाता है क्रस्ट। और अगर मैं यहां पे बात करूं इस रीजन के अंदर, ये है ओशियन का भाग, ये क्या है, पानी है। तो इस पूरी क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन वी कॉल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऐसा भाग जो कि आपको कॉन्टिनेंट के नीचे दिखाई देगा उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और ऐसा भाग जो आपको ओशियन के नीचे दिखाई दे रहा है इसे आप किस नाम से जानते हैं, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, इसे आप जानते हैं ओशियनिक क्रस्ट के नाम से। अब यहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है उसको जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस देखता हूं और ओशियनिक क्रस्ट की थिकनेस देखता हूं तो मुझे पहली इंफॉर्मेशन यहां से यह हासिल होती है, द थिकनेस ऑफ जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये क्या है, थिक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये कंपैरेटिवली थिकर है देन ओशियनिक क्रस्ट। बिल्कुल सही बात है। और एक बात यह भी जानी जाती है कि जहां पे आपको माउंटेन्स का प्रेजेंस दिखाई देगा इस पूरे के पूरे धरती के ऊपर, वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ज्यादा थिक होती हैं। ऐसा क्यों है? इसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसिस से जाना जाता है या आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम से। हम इसको नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में समझते हैं। अगर मान लो मुझे कोई एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग को बनाना है तो आप सब लोग ये बात से सहमत होंगे कि उसकी जब नींव डलती है तो उसको उतना ही गहरा किया जाता है ताकि उतनी बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट किया जा सके। अब एक बात बताओ, जब माउंटेन इतना बड़ा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अर्थ के नीचे भी तो क्रस्ट होनी चाहिए ताकि वो माउंटेन इस लैंड, पूरे के पूरे लैंड के ऊपर, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर टिक सके। ऐसा ही एस्पेक्ट आपको दिखाई देता है। इसीलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसकी जो थिकनेस है, जहां पे माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे वहां पे बहुत ही ज्यादा होगी। एंड इट वेरीज, जहां पे हिमालयाज हैं, ये आप मानेंगे नहीं, हिमालयाज तक जाते जाते जहां पे हिमालयाज हैं वहां पे तो 30 किलोमीटर तक ये थिकनेस पहुंच जाती है। 30 किलोमीटर तक ये थिकनेस आपको दिखाई देगी जहां पे हिमालयाज होंगे। ऑल राइट, ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओशियनिक क्रस्ट आपको दिखाई दी जो कि थिन है। अब यहां पे हमें समझना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी किससे है। इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर लार्ज रॉक्स जो हैं वो कौन सी हैं, ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं।
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर लार्जली कौन सी रॉक्स हमें दिखाई देती हैं? ग्रेनाइटिक रॉक्स। ओशियनिक क्रस्ट के अंदर लार्जली हमें जो रॉक्स दिखाई देती हैं उन्हें बोला जाता है बेसाल्टिक रॉक्स। ये आपको याद करना है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लार्जली द ग्रेनाइटिक रॉक्स, ओशियनिक क्रस्ट इज लार्जली मेड अप ऑफ द बेसाल्टिक रॉक्स। बट एक चीज है यहां पे जो थोड़ा सा कैच है, वो ये है कि इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अपर पार्ट के ऊपर, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अपर भाग के ऊपर कुछ रॉक्स पाई जाती हैं जिन्हें हम एंडेसाइटिक रॉक्स भी कहते हैं। तो अपर पार्ट पे हमें कौन सी रॉक्स दिखाई दे रही हैं? एंडेसाइटिक रॉक्स। लार्जली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, याद रखिएगा, लार्जली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स। सिर्फ ऊपर वाले भाग पे कौन सी है? ऊपर वाले भाग पे है एंडेसाइटिक रॉक्स। और जो नीचे वाला भाग है, जो दोनों का, यानी कि यहां पे जो ये नीचे वाला भाग है या ओशियन के नीचे वाला भाग है, ये बना हुआ है गैब्रो से। यहां पे कौन सी रॉक्स हैं? आपको यहां पे रॉक्स दिखाई देती हैं, गैब्रो रॉक्स। ओशियनिक क्रस्ट लार्जली कौन सी रॉक से बना हुआ है? बेसाल्टिक। सबसे बॉटम पे हमें कौन सी रॉक्स दिखाई देती हैं? बॉटम पे हमें दिखाई देती हैं गैब्रो रॉक्स। और कॉन्टिनेंट के ऊपर वाले भाग में कौन सी रॉक्स दिखाई देती हैं? एंडेसाइटिक रॉक्स दिखाई देती हैं। भले ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक हो ओशियनिक क्रस्ट से, बट एक बात आप याद रखेंगे, वो ये कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो मटेरियल है, जो यहां पे मटेरियल है, वो बहुत ही लाइट है। इसीलिए ये कंपैरेटिवली बहुत ही लाइट होती है, जबकि लाइटर है। एंड ओशियनिक क्रस्ट जो होती है बच्चा, ये कंपैरेटिवली क्या कहलाती है? डेंसर क्रस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बसाल्ट जब दिखता है तो बसाल्ट के अंदर होता है आयरन। बसाल्ट के अंदर क्या है? आयरन। इसलिए ये डेंस होती है। डेंस मतलब भारी, बहुत डेंसर है, ठीक है। अब किसी को ऐसा लगेगा कि सर थिकनेस ज्यादा है और डेंसिटी कम है, ऐसा कैसे? मैं कहता हूं एक कॉटन वूल लो और एक स्लैब लो आयरन की। कॉटन वूल इतनी थिक है, स्लैब आयरन की इतनी सी है, बट डेंसिटी किसकी ज्यादा है? आयरन स्लैब की ना। वैसा ही सिस्टम यहां पे है। चलिए, अब ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट के जस्ट नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये सॉलिड भाग है। और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज अपर मोस्ट पार्ट। अपर, इसको मैं बाहर लिखता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। ये कैसा है? सॉलिड है। और ये किसका भाग है? ये भाग है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। इस पूरे भाग को, अगर आप इस पूरे भाग को क्रस्ट के साथ मिला देते हैं, क्रस्ट के साथ मिला देते हैं, तो आप देखना क्या कमाल होता है। क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इसे बोला जाता है मेरे दोस्तों लिथोस्फेयर। इसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। तो जनरली लोग क्या करते हैं? सिर्फ क्रस्ट को लिथोस्फेयर बोल देते हैं। ना 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 ना, क्रस्ट के साथ अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल जो है, इसको मिला के बोला जाता है लिथोस्फेयर। फेयर एनफ। लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे एक ऐसा जोन है, जहां पे लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे एक ऐसा जोन है जहां पे जो मटेरियल है, ये मटेरियल मेरे दोस्तों सेमी सॉलिड स्टेट में है। ये मटेरियल कौन सी स्टेट में है? सेमी सॉलिड स्टेट में है। सेमी सॉलिड स्टेट में होने का मतलब यह है, ये वो रीजन है जिसे हम मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्मा चैम्बर के नाम से। इस रीजन को बोला जाता है, यहां पे मैं मैग्मा हटा देता हूं, इस रीजन को बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। इस रीजन को बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर एक ऐसा रीजन है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं।
किस नाम से? मैग्मा चैम्बर के नाम से। और ये वो रीजन है जहां से मैग्मा आता है। कौन सी स्टेट में है सर? ये सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ये कंप्लीट लिक्विड नहीं है, कंप्लीट सॉलिड भी नहीं है। एस्थेन का मतलब क्या होता है? एस्थेन का मतलब होता है दोस्तों वीक। अब याद करो, जब मैंने टेम्परेचर और प्रेशर बताया था तब बोला था जहां पे वीक मिनरल्स या मटेरियल आएगा वहां पे मेल्टिंग के चांस हैं। यहां पे थोड़े वीक मटेरियल होते हैं, इस वजह से सेमी सॉलिड स्टेट में ये आ जाता है और इसी को हम मैग्मा चैम्बर के नाम से जानते हैं। ये किसका भाग है? अपर मेंटल का भाग है। इसके बाद का जो रीजन है, इसके बाद का जो रीजन है, इसे कभी कभी आप देखोगे तो क्लासिफाई कर देते हैं कि मिडिल मेंटल फिर लोअर मेंटल, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। 300 से 500 किलोमीटर तक का ये रीजन होता है, फिर 500 से आगे का रीजन लोअर मेंटल कहलाता है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, मैं डायरेक्टली यहां पे कौन सा मेंटल लिख रहा हूं? आई एम टॉकिंग हियर एज द लोअर मेंटल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? लोअर मेंटल के नाम से। लोअर मेंटल के बाद वी हैव द प्रेजेंस ऑफ आउटर कोर एंड देन वी हैव द इनर कोर, देन वी हैव इनर कोर। ठीक है, लोअर मेंटल, अगर आप इस लोअर मेंटल को देखते हैं तो ये कौन सी स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। लोअर मेंटल कौन सी स्टेट में है? लोअर मेंटल जो है ये सॉलिड स्टेट में है। और यहां पे आपको लोअर मेंटल के बाद आउटर कोर दिखाई देगा। आउटर कोर जो है बच्चा, ये है लिक्विड स्टेट के अंदर। अब समझ में आना चाहिए लिक्विड क्यों है, क्योंकि आउटर कोर इतना डीप में है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट प्रेशर भी ज्यादा है, बट इसके अंदर मिलती हैं सल्फर की इंप्यूरिटीज। किसकी इंप्यूरिटीज? सल्फर की इंप्यूरिटीज, जिस वजह से सल्फर की इंप्यूरिटीज यहां पे दिखती हैं, जिस वजह से आउटर कोर कौन सी शेप में आ जाता है? स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। इनर कोर जो है ये कंप्लीट सॉलिड है, सबसे डेंसेस्ट पार्ट है। यहां से जैसे जैसे आप ऊपर की ओर अग्रसर होंगे, जैसे ही आप ऊपर की ओर अग्रसर होंगे, जैसे ही आप ऊपर की ओर अग्रसर होंगे, तब आपको डेंसिटी क्या दिखाई देगी? डिक्रीज होती हुई। डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। सबसे डेंस इनर कोर, उससे उससे कम आउटर, उससे कम ये, उससे कम ये, इस तरीके से आगे बढ़ता है। इस भाग को लोअर मेंटल के, इस भाग को लोअर मेंटल के इस भाग को थोड़ा सा यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं नंबर 1 डाल रहा हूं और यहां पे मैं नंबर 2 डाल रहा हूं। सबसे ऊपर वाला भाग लिथोस्फेयर, देन एस्थेनोस्फेयर। 1 बोले तो मेसोस्फेयर। कौन सा स्फेयर? मेसोस्फेयर। एंड 2 बोले तो बेरीस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? बेरीस्फेयर। राइट? ये है अर्थ का इंटीरियर, जहां पे आपको ये जो स्टेट है ये दिखाई देगी 2900 किलोमीटर तक, ये है 5150 किलोमीटर तक, अलग अलग जगहों पे अलग लिखा है। ये है 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, 30 किलोमीटर तक ऊपर वाला रीजन है। 200 से 500 का रीजन कौन सा है? 100 से 200 का रीजन कौन सा है? एस्थेनोस्फेयर है। ये पूरा अर्थ का इंटीरियर है और इसी अर्थ के इंटीरियर की सहायता से हमें आगे चलकर बहुत सारे जो सवाल हैं प्लेट टेक्टोनिक के, उनका जवाब मिलेगा। आई होप ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं यहां पे, तो लेट मी शो यू इफ आई हैव दिस डायग्राम विद मी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये इंटीरियर ऑफ अर्थ है। हमने तो बहुत ही डिटेल में देख लिया है। उसके साथ साथ आई होप आई डू नॉट हैव दैट इमेज, बट कोई बात नहीं। यहां पे ये देखें,
हमने सारे सोर्स लिख दिए, ग्रेविटेशनल एनोमली, मीटियोराइट, ये सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई देती हैं। कपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल, लोअर मेंटल। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका अगला भाग, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा एज फार एज इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कंसर्न्ड, राइट? So if you will see and revise whatever we have discussed in one page, you can see here, we can see continental crust सबसे पहले, then continental crust का जो ऊपर वाला भाग है that is made up of andesitic rocks, but largely the crust is made up of granitic rocks. and जो इसके बिल्कुल लोअर पार्ट में, चाहे वो ओशनिक क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, you see the development of gabbro rocks here. अब आती है कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। इन डिसकॉन्टिन्यूटीज का मतलब क्या है? जब भी आप क्रस्ट से मेंटल से कोर की ओर जाएंगे तब डेफिनेटली मटेरियल चेंज हो रहा है। एज वी कैन सी हियर, जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है 13 ग्राम पर किलोमीटर क्यूब, ये डेंसिटी आपको दिखाई देती है इनर कोर की। उसके बाद आपको थोड़ी कम डेंसिटी दिखाई देती है आउटर कोर की, उससे कम है मेंटल की, फिर उससे कम है आपको किसकी डेंसिटी? क्रस्ट की। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे, यानी कि डीप में जाते जा रहे हैं, मटेरियल चेंज होता जा रहा है। और जब मटेरियल चेंज होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। मटेरियल चेंज होगा तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा? यस। सो विद दिस एस्पेक्ट देयर वर सर्टेन जियोग्राफर्स हु गेव दिस डिसकंटिन्यूटीज, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये ट्रांजिशन जोन है। ये क्या है? ट्रांजिशन जोन है, जहां से एक मटेरियल से या एक लेयर से आप दूसरी लेयर की ओर अग्रसर होते हैं। जहां पे सबसे पहली डिसकंटिन्यूटी आपको क्रस्ट और मेंटल के बीच में दिखाई देती है, जिसे मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। मोहरविक डिसकंटिन्यूटी के बाद जब आप अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करते हैं तो उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। देन लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच जो आपको डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है उसे जाना जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से। एंड फाइनली आउटर कोर और इनर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी है लेमन डिसकंटिन्यूटी। सो आई कैन राइट हियर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहली जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज क्रस्ट एंड मेंटल। क्रस्ट एंड मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, स्पेसिफिकली अपर मेंटल हम यहां पे मेंशन कर दें तो यहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी दिखाई देगी मोहरविक डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी, जो आप यहां पे देख सकते हैं। देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज टर्म्ड एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, राइट? देन वी हैव लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, लोअर मेंटल और आउटर कोर, और इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है इसे बोला जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड फाइनली आउटर कोर एंड इनर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है इसे जाना जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से। सो दिस इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड, और ये है कंप्लीट हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इस इंटीरियर ऑफ अर्थ को 2 पेज के अंदर मैंने आपके लिए क्या किया है, कंप्लीटली रिवाइज भी करवा दिया, जहां पे सारे डायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस एंड उनसे मिली जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। सो एज फार एज इंटीरियर ऑफ अर्थ स्पेसिफिकली एज अ चैप्टर इज कंसर्न इज फिनिश्ड। बस इसके अंदर एक चीज रह गई है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द अर्थक्वेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बट मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट जब होगा तब उसके अंदर मैं अर्थक्वेक के उन पॉइंट्स को, उन पहलुओं को भी डिस्कस करूंगा। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ को हमने जाना, इससे हमें बहुत सारे जियोफिजिकल फिनोमिनन्स जैसे कि वोल्केनोज, जैसे कि सुनामीज, इनके बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाली है with the help of plate tectonic theory. I hope you liked it. Thank you so much.